नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 में हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। वो 40 क्वेश्चन जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उस पर बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। अदर भी क्वेश्चन उससे जो कोरिलेटेड करता है उसको भी लेंगे। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि गारो जयंतियां, आपने सुना होगा नाम खासी गारो जयंतिया। ये क्या है? ये मेघालय में पर्वत श्रेणियां हैं और पर्वत श्रेणियों उस वहां की जनजातियों के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो गारो जनजाति है कहाँ की? असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की। अब मेघालय देखते ही मत मारिएगा कि मेघालय में जो है गारो जयंतिया एक पहाड़ी हिल है, वहां पर जो है जनजातियां रहती हैं। तो इसका मतलब यही सही है। यह एग्जैक्टली सही नहीं है। 2011 में जो आंकड़ा आया था, जो सर्वे हुआ था 2011 का जो सर्वे हुआ, उसमें ये बताया गया कि गारो जो जनजातियां हैं वो आपका मेघालय, असम और मिजोरम तीनों जगह पाई जाती हैं। मेघालय, असम और मिजोरम तीनों जगह पाई जाती हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन मेघालय केवल मार देंगे तो वो गलत हो जाएगा। बीपीएससी ने फिर बाद में ये माना कि यह ऑप्शन उन्होंने हटा दिया, कि ये क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया और नंबर जो भी किया होगा उसमें डिवाइड किया होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका जो है कोई नहीं मैच करता है। तो ऑप्शन ई आप लिख सकते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, क्योंकि बाद में बीपीएससी ने इसको हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि भूमि सतह के नीचे लगभग है, सतह के नीचे कितनी ज्यादा है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 800 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 100 मीटर। तो एक बहुत अच्छे जो है भूवैज्ञानिक हुए, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ओल्डहम नाम उनका था। ओल्डहम ओल्डहम ने कहा कि जो गंगा के जो भूमि की जो जलोढ़ मृदा है, जो नदियों से काट के लाई गई मृदा है, उसकी जो मोटाई है वो आपका 4000 से 6000 मीटर तक है। इन्होंने कहा 4000 से लेकर 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक ये है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 6000 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? और आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, सबसे बड़ी जो बाह्य नदी है आपका वो गंगा है। और गंगा का अगर पूछ ले आपसे कि कितने किलोमीटर तक इसका जो है लेंथ है, तो ये है 2525 किलोमीटर। कौन कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा का। और ये सबसे जो लंबाई में सबसे बड़ी बाह्य नदी है। दूसरी अगर नदी की बात कर लें तो आपका है गोदावरी। गोदावरी दूसरे नंबर पे है। कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी आपका दूसरे नंबर पे है। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा आती है तीसरे नंबर पे और महानदी आपका फिर चौथे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे नर्मदा आती है। इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं कि कितनी लंबी है, तो 1312 मीटर है ये, 1312 किलोमीटर। और ये महानदी का है 851 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ है। तो सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84,
गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको शहर बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर और डी है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है, तो आप उसको प्रयागराज इस समय समझिए। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा शहर है। देखिए, सबसे बड़ा अगर इन ऑप्शनों की बात करें, तो सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर। जो है कानपुर, अ, आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उद्योग वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। तो कानपुर आपका सबसे बड़ा है इन चारों ऑप्शनों में से। अगर आपको हायरार्की पूछ ले कानपुर के बाद कौन-सा है, फिर क्या कौन-सा है? तो पहले नंबर पे आपका आता है कानपुर और दूसरे नंबर पे आता है पटना। दूसरे नंबर पे आपका आता है पटना। तीसरे नंबर पे आपका आता है वाराणसी और चौथे पे आता है प्रयागराज। तीसरे पे आता है वाराणसी और चौथे पे आता है प्रयागराज। तो सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन-सा है? कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सिंध, उपयुक्त में से सभी। देखिए, मानसरोवर ऐसी झील है जिसके आसपास से कई नदियां निकलती हैं और नदियों का अगर आप इसका ओरिजिन देखेंगे तो सबसे पहले अगर ब्रह्मपुत्रा का देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा जिसे आप तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब अरुणाचल प्रदेश के पास आती है तो दिहांग गार्ज बनाती है, गहरा खड्ड बनाती है और उसके नाम से उसको दिहांग के नाम से भी जानते हैं कहीं-कहीं। लेकिन अगर ओरिजिन की बात करें हम, ओरिजिन की बात करें तो यह ओरिजिन तिब्बत के मानसरोवर के निकट चोमा चोमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। चोमा युंगदुंग, चोमा युंगदुंग इस ग्लेशियर से निकलती है ये। हिमनद से निकलती है और ग्लेशियर जो है ऐसे हिमखंड हैं इस जहां से बारहों मास नदियां सतत प्रवाहित होती हैं। दूसरा अगर बात करें हम सतलज की, तो सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राकस ताल से। राकस ताल, राकस ताल से निकलती है। अगर सिंधु नदी की बात करें यानी इंडस नदी की, तो वह मानसरोवर झील के करीब से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील मानसरोवर झील से होते हुए निकलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानसरोवर के पास से सारी नदियां निकल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, मानस नदी की अगर बात करते हैं तो मानस नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की है? ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। इसको तिब्बत में क्या कहता है, क्या कहते हैं नेपाल में इसको? सांगपो, सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, दिहांग। भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और अगर कहा जाए बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको जमुना कहा जाता है, जमुना। यमुना नहीं कहा जाता, जमुना कहा जाता है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो मानस नदी जो इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, और अन्य नदियों में जैसे आपका तीस्ता नदी, कामेत नदी, सुवनगिरी नदी है, बूढ़ी दिहांग है, कोपली है, ये सब नदियां जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा को जो अन्य नामों से जाना जाता है, तो ये आपके नाम हमने आपको लिख दिए हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत जो चीन के क्षेत्र में आता है, जो वहां से होते हुए फिर भारत में, भारत से उसके बाद बांग्लादेश में आती है। सबसे खास बात तो ये है, कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कौन सा द्वीप बनाती है, तो द्वीप का नाम है, ये भारत में एक बहुत बड़ा द्वीप बनाती है जिसको बोला जाता है मांजुलिक।
मांजुली द्वीप बनाती है। और मांजुली द्वीप कहाँ पर है? ये है आसाम में। तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों का प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करें। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उससे हिमालयी नदियों की जो है तुलना करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है, पहले उसको समझते हैं। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। बात एकदम सही है। बारहमासी इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहां से बर्फ जो पिघलती है तो वहां पर पानी का स्रोत बन जाता है। तो इसलिए जो हिमालयी नदियां हैं हिमनद से निकलती हैं, इसलिए बारहमासी होती है। स्टेटमेंट पहला तो सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो पठारी नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं क्योंकि वहां पर ग्लेशियर है नहीं। तो ऑप्शन पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर का स्टेटमेंट क्या कहता है, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल की तुलना में अधिक खड़ा है। बात सही है। प्रायद्वीपीय जो पठार है वहां पर नदियां जो है समतल प्लेन में भी बहती हैं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। लेकिन हिमालय से जो नदियां ओरिजिन हो रहा है उसका जो ढाल है वो काफी तीव्र है। तो ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर टू भी करेक्ट है। अब आता है तीसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण करती है। नहीं, प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादा क्षरण नहीं करेंगी क्योंकि ये प्लेन में बह रही है, बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं है। और जब हाइट नहीं रहेगी तो वो खड़ा कटार कटाव नहीं करेंगी। तो स्टेटमेंट जो है तीसरा गलत है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। केवल एक और दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी बनाती है और फॉल्ट फॉल्ट बनाती है? यह कौन सी नदी है जो फॉल्ट बनाती है, यानी कि भ्रंश द्रोणी का निर्माण करती है? अब आपको बताना है, पहली है नर्मदा, दूसरी है सोन, तीसरी है गोदावरी, चौथी है कावेरी। इन नदियों के बारे में आपको बताना है। देखिए अगर इसकी बात करें तो नर्मदा नदी, मेघा पाटकर का नाम आपने सुना होगा। मेघा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी। और नर्मदा कहाँ से फिर निकलती है, और इसका ओरिजिन जो होता है, जो निकलती है नर्मदा, तो किन किन दो पहाड़ों के बीच से निकलती है, यह चीज आपसे कभी कभी पूछ लेगा। तो ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होते हुए निकलती है। भ्रंश घाटी का मतलब ऐसा फॉल्ट जिसमें बीच का भाग दबा हुआ हो और दाएं बाएं उठा हुआ हो खड़े कगार के रूप में, तो ये होता है फॉल्ट। तो वहां से जो नदी बहती है वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 89, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? देखिए पश्चिम की ओर अगर जो प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करेंगे, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती तो पश्चिम में बहती है, लेकिन राप्ती नहीं। राप्ती कहाँ? गोरखपुर के पास से निकल गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो काफी फेमस प्लेस है। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए कि राप्ती नदी किसका जो है ये सहायक नदी फिर बनती है? तो इसमें घाघरा नदी की जो है राप्ती नदी सहायक नदी के रूप में घाघरा नदी की सहायक नदी है। और एक कहां से कहां तक? उत्तर से पश्चिम की तरफ ये चलती रहती है, और जाके ये फिर आगे चल के गंगा में इसका विलीन हो जाता है, ये मिल जाती है। तो ये तो आपका गंगा से मिल रही तो ये पूर्व में जाएगी, पूर्व में। लेकिन ये दोनों कहां पर है? पश्चिम में है, पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर ये पश्चिम में एक और दो, इसलिए स्टेटमेंट एक और दो सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी की अगर बात करें तो पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कावेरी नदी क्या है कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। जिला कौन सा है? कुर्ग है। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक। जिला कौन सा है? कुर्ग है। कुर्ग जिले के पास से निकलती है। कौन से प्लेस से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। आप इसको बता सकते हैं ब्रह्मगिरी।
ब्रह्मगिरी के पास से निकलती है। अगर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर लंबी है। 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की लंबाई है। और ये तिरुचिरापल्ली के निकट से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तिरुचिरापल्ली से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह केरल है, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। पहाड़ी से अगर बात करें, इसके पहाड़ी से नीचे उतरते समय कावेरी नदी जो है दक्कन के पठार से प्रवाहित होती है। और थोड़ा-सा और आप उसमें देखेंगे तो आप पाएँगे कि जहाँ से ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीराम द्वीपों का निर्माण भी करती है ये। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोन, नर्मदा एवं तथा महानदी निकलती है, कहां से निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी। ऑप्शन नंबर ए पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से और डी है अरावली से। अब आपको बताना है, देखिए अगर सोन, नर्मदा और महानदी की बात करें तो सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है। कहाँ है? सोन और नर्मदा का दोनों का उद्गम स्थान अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक। लेकिन महानदी का उद्गम स्थान अमरकंटक नहीं है। महानदी का उद्गम स्थान धनतरी के पास, सिहावा पहाड़ी के पास है। धनतरी, धनतरी कहां पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है धनतरी। धनतरी, सिहावा, सिहावा के पास से, सिहावा के पास से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन आपका गलत है, जितने भी ऑप्शन है वो मिसमैच है। आयोग ने इसको फिर हटा दिया था क्वेश्चन। तो आप नन ऑफ दीज ऑप्शन लिख सकते हैं। लेकिन जो सोन और नर्मदा है, इसको यह अमरकंटक से निकलती है। महानदी कहां से निकलती है? धमतरी से निकलती है। तो इस चीज को आप समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत से, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन नंबर डी सेमेसर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। 39 बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। देखिए दामोदर नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है तो छोटा नागपुर के पठार के जो पहाड़ियां हैं वहां से है। छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। और अगर बात करते हैं हम इसकी लंबाई की, तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 592 किलोमीटर। और 592 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पहाड़ पठार से, जो पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है दामोदर नदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है। पहला राप्ती, दूसरा कृष्णा, तीसरा लूनी और चौथा नर्मदा है। 14th बीपीएससी प्री 1995 का एक क्वेश्चन है। देखिए अब पहले सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये कौन कैसी जो भूमि बंधित नदी का मतलब क्या है। भूमि बंधित ऐसी नदी होती है जो भूमि में जाके समाहित हो जाती है। कौन सी नदी है? वह है आपका लूनी नदी। लूनी नदी, अगर लूनी नदी की हम बात करते हैं तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम के अरावली पर्वत से निकलती है। पहली बात तो ये है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आपके अरावली पर्वत से निकलती है। अजमेर से निकलती है अरावली पर्वत की श्रेणियों से। तो आप कह देंगे अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत के पास से निकलती है लूनी नदी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 511 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। 511 किलोमीटर, 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है। और ये कहां पर जाके खत्म होती है? तो ये आपका गुजरात में कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का कारण क्या है? वो दलदली क्षेत्र में जाके वहां पर समाहित हो जाती है। तो
इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। इसलिए जो है इसको भूमिबंधित नदी के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर जाके खत्म होती है? तो ये कच्छ में, रन के कच्छ में कहाँ पर पड़ता है ये? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और कच्छ जिला जो सबसे बड़ा जिले के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी ने, ऑप्शन नंबर बी गंडक ने, सी कोसी ने और डी गंगा ने। कौन सी ऐसी नदी है जो अपने रूट को बहुत ज्यादा चेंज करती है? क्या कारण होता है? तो कारण तो आपका प्लेट टेक्टोनिक है, उसके आकार की है, उसके जो है हॉरिजॉन्टल आने का उसका स्पीड है। जब कभी पानी बहुत ज्यादा स्पीड से बहेगा तो जाहिर सी बात है वो कटाव करेगा ही करेगा। और सेडिमेंट, अगर सेडिमेंट्री रॉक्स है तो बहुत आसानी से कट जाता है, इसलिए रास्ते भी बदलती है। तो इसमें कोसी नदी है जो बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। कोसी नदी सबसे ज्यादा अपने रूट को चेंज करती है। अब कोसी नदी की अगर बात करते हैं तो कोसी नदी भयंकर बाढ़ से अपने जो मार्ग में परिवर्तन ला देती है और मार्ग को बार बार वो चेंज करती है। कहाँ ज्यादा प्रभावशाली होती है ये बाढ़ का? तो ये होता है बिहार में। बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ ये जनरेट करती है कौन सी नदी? कोसी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? कहां से निकलती हैं दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा? दक्कन के पठार से, सेंट्रल हाईलैंड से, छोटा नागपुर के पठार से, मेघालय के पठार से। देखिए, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जब आप बड़े आराम से उनको हटा सकते हैं। देखिए, दक्कन के पठार अगर बात करते हैं तो दक्कन के पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग है। दक्कन का पठार तो ये तो काम खत्म इसका। मेघालय के पठार से कभी स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियों का कोई मतलब है नहीं, करेक्शन नहीं है। सेंट्रल हाईलैंड तो आपका सेंट्रल के पार्ट में पड़ता है और छोटा नागपुर का पठार आपका इधर पड़ जाएगा। तो छोटा नागपुर का पठार यानी छत्तीसगढ़ वाले जो क्षेत्र है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ से ये उद्गम स्थान होता है। तो यहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है जिसका कारण है। मौसमी विस्थापन क्या होता है कि आप देखते हैं कि भारत में 6 महीना गर्मी हो गई और 6 महीना आपका जाड़े हो गए। और उसमें मौसम जब परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन में आप जाड़ा और आपका गर्मी दोनों आता है। अगर मानसून की बात कर लें, तापीय संकल्पना की बात करते हैं, तो मानसून की जो उत्पत्ति है, अ, उत्पत्ति जो उसका स्थल तथा जल के असमान संगठन से है। जब हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, लोएस्ट प्रेशर होगा, तब जाके कन्वेक्शनल करंट बनेगी और फिर मानसून ऑनसेट होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो मानसून ऑनसेट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन कब बनेगी? जब मानसून ऑनसेट होगा, जब सूर्य वर्टिकल होगा 21 जून को कर्क रेखा पर, तब भारत में मानसून ऑनसेट होगा, मानसून आएगा। और जब 22 दिसंबर को दक्षिणायन होगा तब भारत में क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है स्थल और समुद्र के बीच जो विभेदीकरण है उससे तापमान का परिवर्तन होता है और उसी से आपका जो है सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, यानी भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन होता है। तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 97, आम्र वर्षा, मैंगो शावर। कहा मैंगो शावर के बारे में कहा है, आमों की बौछार होती है, आम का टपकना होता है, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम का फसल। बताइए इसमें क्या है? देखिए, इसमें मैंगो शावर की बात किया कि मैंगो शावर का मतलब ये नहीं है कि जो है आम को फेंक फेंक के मारा गया है, ऐसा नहीं है कि खूब ज्यादा आम जो है बौछार हो गई है। आम का टपकना भी नहीं है। बिहार बंगाल से मैंगो शावर का कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार बंगाल की बात करें, मार्च अप्रैल की बात करते हैं, तो यहाँ पर
जो वर्षा होती है वो उसको कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। और बिहार बंगाल में नहीं एक्चुअली होता है वो होता कहाँ पर है? ये बंगाल और असम में। बंगाल और असम में। असम में। बंगाल और असम में। हालांकि बिहार के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं जो है वहां प्रभावशाली रहता है। तो बंगाल और असम में ये इसका प्रभाव रहता है। इसको बोलते हैं काल बैसाखी। अब काल बैसाखी क्या है? ये जो है तड़ित झंझावात काल बैसाखी, तड़ित झंझावात युक्त वर्षा है। अब हम अगर मैंगो शावर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा? कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात बारिश होती है। और कहाँ-कहाँ पर होती है? तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिए कि मानसून ऑनसेट के पहले ही कार्रवाई, ये पहली कार्रवाई होती है कर्नाटक और केरल में। कहाँ पर होगी आम्र वर्षा? कर्नाटक, कर्नाटक और केरल। केरल में। कब होगी ये? अप्रैल में। अप्रैल में होगी। कब होगी? ये अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात बारिश होती है। और ये इसको कहा क्या जाता है? चेरी ब्लाज्म कहा जाता है इसको। चेरी ब्लाज्म। चेरी ब्लाज्म। चेरी ब्लाज्म कहा जाता है आपका कर्नाटक। केरल, कर्नाटक, केरल में इसको चेरी ब्लाज्म कहा जाता है इस तड़ित झंझावात बारिश को। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि आयोग ने फिर इसको क्वेश्चन को हटा दिया था। और ये 43 बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन था। मैंगो शावर एक प्रकार की तड़ित झंझावात वाली वर्षा है और जिसके कारण वहाँ के जो है आम वो आराम से पक जाते हैं। और जो मई में यहाँ के आम, कर्नाटक और केरल के आम मई में पक जाते हैं। इसके कारण तड़ित झंझावात जो बारिश होती है आम वाली, उसको आम्र वर्षा कहते हैं यानी मैंगो शावर कहा जाता है। वही बारिश जो तड़ित झंझावात अगर आपका बंगाल और असम में होती है तो उसको बोलते हैं जो है काल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 98 क्वेश्चन है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े में कहां पर बारिश होगी? तो जाड़े का मतलब है रिट्रीट मानसून। कौन सा मानसून आएगा? रिट्रीट मानसून आएगा। रिट्रीट मानसून में अक्टूबर नवंबर की बात होगी। कहा कब होगी रिट्रीट मानसून? अक्टूबर, अक्टूबर एवं नवंबर की बात होगी। अक्टूबर और नवंबर की बात होगी। कहां पर ये कंडीशन होगी? लौटता मानसून कह सकते हैं आप। लौटता, लौटता हुआ मानसून है। और जब रिट्रीट करता हुआ मानसून आता है यानी कि उत्तर पूर्व से चलते हुए मानसून वापस आता है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में बारिश करता है। ये तमिलनाडु में बारिश करता है। आपसे पूछ लेगा कि कितने सेंटीमीटर की जो बारिश होती है? तो 65 से 75 तक। 65 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश ये करता है। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी, आप ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, कहां पर है? मासिनराम चेरापूंजी कहां पर अवस्थित है? आपका मेघालय में अवस्थित है। सबसे ज्यादा विश्व का सबसे ज्यादा जो बारिश होने वाला क्षेत्र है वो मासिनराम चेरापूंजी है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिनराम चेरापूंजी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको ये सूची दिया है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसको, और आपको सुमेलित करना है प्रदेश के नाम पे। बाढ़ कहां पर आएगी? हिमालय के गिरिपाद में, झारखंड, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, मध्य भूमि में। तो आपने कई बार देखा है कि बाढ़ का जो प्रकोप होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में खूब आता है क्योंकि यहाँ नदियों, गंगा नदी है, कोसी नदी है। और ये बाढ़ जब बिहार में आके मिलती है ये सारी नदियां तो बिहार में खूब ज्यादा बाढ़ होती है, आ जाती है। उत्तर प्रदेश में प्लेन इलाका होने के कारण कभी नदियों में जल स्तर ज्यादा बढ़ जाने के कारण बाढ़ आती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ए में तीसरा, अब ए में तीसरा यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो गया। पहली बात।
अब दूसरा देखिए, भूकंप कहाँ आएगा? भूकंप वहीं आएगा जहां प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे से मिले हुए होंगे, वहां पर भूकंप की स्थिति बनेगी, वहां ज्वालामुखी वोल्केनो की भी एक्टिविटी होगी। तो हिमालय के गिरिपाद में होता है। बात सही है, बी में पहला, ये भी बात सही है। चलिए, सूखा कहाँ पड़ेगा? सूखा झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में पड़ेगा या मध्य पूर्वी जो भारत में। तो मिर्जापुर जो क्षेत्र है वो आपका रेन शैडो रीजन है, वो कहाँ पर पड़ता है? मध्य पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो सूखा कहाँ पड़ेगा? आपका 4 नंबर मध्य पूर्वी क्षेत्र में यानी भारत में पड़ेगा। तो तीसरे में सी में 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी चक्रवात आपका कहाँ आएगा? झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र पर, क्योंकि उड़ीसा कोस्टल एरिया का क्षेत्र है, तो वहां पर चक्रवात आएगा, तो आपको ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करेवास मृत्तिका जो जफरान खेती के लिए जफरान खेती जफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो सीधे आप जम्मू कश्मीर मारिए, एक ही जगह पर पाई जाती है खेती। ये क्या है? ये जफरान जो है केसर की एक स्थानीय प्रकार है, जफरान केसर का प्रकार है, और वो कहाँ पाया जाता है? एक ही जगह पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, आपका कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेगड़ यानी कि रेगुर, रेगुर मिट्टी रेगुर किसका नाम है? तो ये मिट्टी का नाम है। कौन सी मिट्टी है जो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो पहले इसको समझते हैं, रेगुर का मतलब क्या है? रेगुर मिट्टी वो मिट्टी है जो, मतलब काली मिट्टी आपने देखा होगा, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल रेगुर मिट्टी कहलाती है। अब थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। रेगुर मिट्टी का जो स्थानीय नाम है उसको रेगुर कहीं जानते हैं, कहीं रेगुड़ जानते हैं। तो कुल मिला जुला के आप इसको समझिए कि रेगुर मिट्टी जो काली मिट्टी है, यह कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय अगर क्षेत्रों में पाई जाती है तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी खूब ज्यादा पाई जाती है। इसका जो अगर विस्तार की बात करें कि कितने क्षेत्र पर विस्तार है इसका जो है, तो ये है 5.46 लाख क्षेत्र, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा। ये कितना क्षेत्र वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कुल काली मिट्टी का जो प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो आपका महाराष्ट्र में, उससे सटा हुआ आपका गुजरात, फिर आपका आएंगे थोड़ा सा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है, लेकिन आपका पूर्वी मध्य प्रदेश नहीं है। उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर उधर साउथ में जाएंगे तमिलनाडु, और राजस्थान के भाग को देखेंगे तो राजस्थान में भी काली मिट्टी पाई जाती है। फिर इधर आप आएँगे सेंट्रल पार्ट में, जो छोटा नागपुर का पठार यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्र में, यहाँ काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है? लगभग 16.6% क्षेत्रफल पे, 16.6% क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 16.6% क्षेत्रफल पे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक 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 कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। रेगुर मिट्टी नाम है किसकी? काली मिट्टी। बार बार आपको बता रहे हैं, रेगुर मिट्टी किसको नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। 104। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 105, 105। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके, क्या आप जो है कार्रवाई करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक, चराई करके, अति चराई करके। अति चराई करेंगे तो जानवरों को जो खुर होता है उससे मिट्टी कटेगी, तो मृदा अपरदन रुकेगा नहीं। वनस्पति उन्मूलन करके, वनस्पतियों को काट देंगे तो मृदा और बह जाएगी। वनारोपण करके आप इसको संचयित कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पक्षियों की संख्या में वृद्धि करने से कोई
मृदा कटाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 106 106 गंगा के मैदान को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन से मैदान के रूप में इसको वर्णित किया जाता है? तो इसको किया जाता है आपका जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन और क्रस्ट प्लेन ये नहीं है, ये है आपका जियोसिंक्लाइन। देखिए, अगर गंगा के मैदान की बात करते हैं ना, तो ये जियोसिंक्लाइन का मतलब भूसन्नति गर्त के रूप में इसको जाना जाता है, भूसन्नति गर्त के रूप में। माना जाता है कि जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे उन्होंने माना कि ये यहाँ पहले गर्त था और फिर जैसे-जैसे नदियाँ आई और सेडिमेंट को ले आके जमा की, तो सेडिमेंट जमा होने से एक ये समतल भूमि गंगा के मैदान का निर्माण हुआ और ये बृहद तौर पे हुआ है। इसकी जो मोटाई है वो आपको बेल्हाम ने बताई कि 6000 4000 से 6000 मीटर तक इसकी मोटाई है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिए, ये कौन से रूप का है? तो जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नत क्रिया का परिणाम है। अच्छा, कभी-कभी आपसे पूछ लेता है कौन से चरण की है? तो तीसरे चरण, तीसरे चरण, तीसरे चरण, थर्ड स्टेज का है। उसी समय हिमालय का जब अ, गिरिपाद वाला क्षेत्र का सृजन हुआ, तो उस समय सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली रहा क्योंकि नदियों का जो रुख है, वो इसी गर्त से होते हुए जाता था। तो यहाँ पर जो है सेडिमेंट जमा होते-होते ये समतल मैदान का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 107 गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी? तो ये कहलाती है आपकी बांगर। क्या कहलाती है? आपकी बांगर। बांगर, अब इसके बारे में जानते हैं बांगर क्या चीज़ है? बांगर मिट्टी, गंगा के मैदान की अगर बात करते हैं, तो कछार मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसकी जो स्थिति है, वो बाढ़ की पहुँच से परे ऊँचाई पर होती है और इन मिट्टियों की अगर बात करें तो रंग इनका पीला होता है, रक्ताभ यानी कि भूरे टाइप से होती हैं। कौन से टाइप में होगी? ये भूरे टाइप की या रंग इसका पीला, पीले भूरे टाइप की इसमें मिक्सर होता है ये बांगर मिट्टी जो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 108 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो नदियों द्वारा निर्मित होगी? तो नदियों द्वारा वही मिट्टी निर्मित होगी जो बहा के लाई जाती है। तो एलुवाइल जो सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वह नदियों द्वारा लाई जाती है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 109 भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन था 45 बीपीएससी 2001 और 2 का। 45 बीपीएससी 2001 और 2 का। अगर उस समय की बात करें तो 2003 का जो सर्वे आया था, 2003 के सर्वे में जो वन का क्षेत्रफल बताया गया वो 20.64 बताया गया था। कुल भौगोलिक क्षेत्र पे वन क्या था? 20.64% ये कुल क्षेत्रफल था। कब का सर्वे था? सर्वे कब का था? ये 2003 का सर्वे था। लेकिन बाद में जब 2021 का सर्वे हुआ, 2021 का 2021 का सर्वे हुआ, तो उसमें ये बताया गया कि जो अब वन का प्रतिशत है, वो आपका 21.71% 21.71% कितना है? 21.71% है। और बिहार में अगर बात करें, बिहार में वनावरण कितना है? तो 7.84%। बिहार की बात करते हैं, बिहार तो 7.84% कितना है? 7.84% वनावरण है इसका। तो इस कारण उस समय के जो इन्होंने आंसर किया था, वो ऑप्शन नंबर ए यानी 20.7% इन्होंने बताया था। अगर वर्तमान की बात करें 21.71% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010 भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? अब आपको बताना है घने पतझड़ वाले जो
जंगलों से घिरा हुआ वो कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग का जो एक रिपोर्ट आता है 2021 में आया था, तो उसके अनुसार अगर बात करें, तो सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, उसके पश्चात आता है दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, पहले पे आता है एमपी एमपी और दूसरे पे आता है आपका सीजी, छत्तीसगढ़। तो पतझड़ वाले अगर वनों की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है और उसके बाद एक नंबर पे है और दूसरे नंबर पे सीजी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 111 क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिशत अधिकतम बल जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। कहाँ पर है? देखिए, ISFR 2021 का जो रिपोर्ट आया था अ, फॉरेस्ट विभाग का, उसमें ये बताया गया कि भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, अब कभी-कभी आपसे पूछ लेता है कितना क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में है कि जो सबसे अधिक वनाच्छादित है, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर है। 77,493 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग वर्ग किलोमीटर। कितना? कहाँ पर है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये वनाच्छादित कितना है? सबसे प्रथम स्थान है। अगर जबकि यहाँ विकल्प की अगर बात करते हैं, विकल्प की बात करें तो मिजोरम, मिजोरम में अगर परसेंटेज देखेंगे तो सर्वाधिक कितना है? सबसे ज़्यादा मिजोरम में है 85.53 है। मिजोरम में 85.53%, 85.53% सर्वाधिक वनों का विस्तार है। इस कारण से इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है। अच्छा, क्षेत्रफल इसका ज्यादा है। क्षेत्रफल एमपी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वन भी ज्यादा आपको वो बताया जाएगा, भाई रहेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है लेकिन वनों की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो परसेंटेज इसका ज्यादा है। तो इस कारण से आपका वनाच्छादित क्षेत्र जो है मिजोरम में 85.53% है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 112, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक? आपको बताना है वन्य जीव अभयारण्य। और वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो देखिए 2020 की जो स्थिति है उसके अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सर्वाधिक वन्य अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कितने हैं ये भी पूछेगा, तो ये है 48। 48 महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 वन्य अभयारण्य है। और जबकि अगर संघ केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि वहां पर यूटी में कितने हैं, कौन सबसे ज्यादा है, किसके पास वन्य अभयारण्य क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने वन्य अभयारण्य है? वहां 96 है। यूटी में 96 है, किसमें? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितने हैं? 96 वहां पर वन्य अभयारण्य है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है समस्त विश्व में तेंदुए की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसका अनुमान लगभग कितना है? तो देखिए, अगर तेंदुए की बात करते हैं कि 2018 की रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार तो भारत में लगभग 12,852 तेंदुए हैं। कितना है? भारत में 12,852 तेंदुआ है। ये आपका 12,852 तेंदुए का जो एस्टिमेट है, ये आपका 2018 के सर्वे के अनुसार है। 2018 में जो सर्वे हुआ था, 2018 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार इतनी है।
लेकिन यहाँ पर कोई डाटा आपका मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच है और फिर आयोग ने इसको फिर जनरल मार्किंग जो भी किया होगा, लेकिन वर्तमान में जो कैदियों की संख्या है वो 12,852 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। अब इसमें जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। अब कब का प्रश्न है? 47 बीपीएससी 2005 का एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 1991 2001 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि लगभग 21% की हुई थी। हाँ, सर्वाधिक वृद्धि हुई उस समय हुई थी जब 1991 और 2001 के बीच जब जनगणना हुई तो पता चला कि 21% वृद्धि सर्वाधिक हुई है। तो यह तो स्टेटमेंट एकदम सही है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में महिला पुरुष की साक्षरता का अंतर बढ़ा है। नहीं, ऐसा कोई प्रभावशाली डाटा नहीं था कि बहुत महिला और पुरुष के जो है साक्षरता का अंतर बढ़ा था। तो यह तो आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा नहीं है कि 48% जनसंख्या निवास करती है, उससे भी कम है जो नगरों में निवास करती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, बात एकदम सही है। जो अनुत्पादन जो उपभोक्ता थे उनकी संख्या में कमी का संकेत था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 और 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? नगरीय जनसंख्या आपको बताना है, नगरीय जनसंख्या। तो देखिए, अगर नगरीय जनसंख्या की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ डाटा की बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या 31.2% के समथिंग थी। कुल नगरीय अगर जनसंख्या की बात करें 31.2% थी। और यहाँ पर अगर ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 68.8% थी। कितनी थी? ग्रामीण 68.8% थी। ये क्या थी? ये ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या थी। ग्रामीण जनसंख्या थी। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 31%। 31%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सारण सिंचाई नहर निकलती है, किस नदी की ये सहायक नदी है, कहां से ये निकलती है, इसको आपको बताना है। देखिए, अगर सारण की बात करते हैं तो ये निकलती है आपकी गंडक गंडक परियोजना के अंतर्गत आती है। गंडक नदी की ये सहायक नदी है। और गंडक नदी पर एक त्रिवेणी घाट के पास से 740 किलोमीटर लंबा जो है वो बैराज है, वहां से इसकी जो है सिंचाई होती है, वहां से ये निकलती है, उद्गम स्थान है। इस सारण कोई नदी नहीं है, ये सिंचाई परियोजना वाला एक नहर है, नहर के रूप में जाना जाता है। तो सहायक नदी के रूप में नहीं, लेकिन नहर के रूप में है। और ओरिजिन कहाँ से होता है? आपको त्रिवेणी घाट से। किस नदी से होता है? एक गंडक नदी से होता है। तो गंडक नदी आप इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नहर जो निकलती है ये किससे निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। और पूछा जाता है उस पर कौन से बैराज से निकलती, कौन से जो जो आपका वो बना है, पुल बना है, जो डैम है, उसका नाम क्या है? तो वो बैराज है। और वो त्रिवेणी घाट के पास का जो 740 मीटर का एक बैराज है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गंडक नदी से ये निकलती है। और किस परियोजना? इसी के नाम से परियोजना है, गंडक परियोजना के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो किस नदी से पानी आता है? जस्ट अभी आपने पढ़ा है, गंडक नदी से आता है, क्योंकि गंडक परियोजना के तहत ये होता है। 740 मीटर जो है बैराज पर ये जो है स्थित है। तो आपका त्रिवेणी नदी गंडक नदी है। त्रिवेणी नहर जो कहाँ से चलती है? गंडक नदी से। गंडक नदी से। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ की संयुक्त परियोजना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा पंजाब राजस्थान, दूसरा है हरियाणा पंजाब दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की,
और चौथा है आपका पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का। देखिए, आपका जो भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे पहले इसको समझिए कहाँ पर ये स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों का संयुक्त जो है उपक्रम है। तीनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। और यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों का उपक्रम है। अब कहा गया कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये कौन सी नदी है जिसके ऊपर निर्माण किया गया, भाखड़ा और नंगल बांध बनाए गए हैं, तो ये है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। सतलज नदी के ऊपर इसको बनाया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है? तो आपको बताना है शिव समुद्रम। देखिए, शिव समुद्रम की अगर बात करें तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। और कावेरी नदी कहां पर है? शिव समुद्रम ये साउथ में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगर कावेरी नदी की बात करें, ये शिव समुद्रम जलप्रपात की, तो ये कावेरी नदी पर व्यवस्थित है। पहली बात तो इसको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि कहाँ पर इसका उद्गम स्थान है, जो है कावेरी नदी, तो उद्गम स्थान कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में है। कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में। अभी हमने जो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन पे इसका जिक्र था। कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में। और कौन कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये ओरिजिन होती है। और इसका जो अप्रवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पर ये बहती है। तो 40 क्वेश्चन का सेशन था ये, और यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन होगा उसमें, अप्रोक्स 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा भी होंगे। तो पूरी सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी। और 38 बीपीएससी से लेकर अब तक जो बीपीएससी पूछी गई 69 तक की, उसमें सारे क्वेश्चन रखे गए हैं जो भारत के भूगोल से पूछे गए हैं। तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।